नमस्कार दोस्तों, एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल चैनल क्रैक कॉम्पिटिटिव में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड में जो रिक्रूटमेंट आई है नाविक की, यांत्रिक की, इसके अलावा यांत्रिक, इलेक्ट्रिकल, यांत्रिक, मैकेनिकल, सब के बारे में। ठीक है। जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एसएससी पास की हुई है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी भी 21,000 से ज़्यादा है, तो बहुत ही अच्छा मौका है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट जॉब मिल नहीं रहा है, और वो कई कई लोग जो काफ़ी समय से मेहनत कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से जॉब की वेट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी सुनहरा मौका है। तो क्या क्वालिफ़िकेशन रहेगी, कितनी वैकेंसी है, कौन सा लोकेशन है, किस जगह पे एग्ज़ाम ली जाएगी, एग्ज़ाम फ़ीस क्या है, कौन सी वेबसाइट पे फॉर्म भरना है, वगैरह वगैरह सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको पूरा का पूरा ख्याल आ जाएगा कि आपको क्या करना पड़ेगा और आपका पोस्ट कैसा रहेगा। तो ये सुनहरा मौका जाने ना दें, और पूरी की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करें और पूरा देखें। हम सारे के सारे इसके जो मेन फीचर है, मेन टॉपिक है, सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं धमाकेदार इस वीडियो की शुरुआत। तो जैसे कि आप जानते हैं, जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि ये इंडियन कोस्ट गार्ड यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, और कोस्ट गार्ड इसका ब्रांच है। नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच एंड यांत्रिक, ये अलग अलग तरह की कैटेगरी है। इसमें आपको अलग डिफरेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कौन लोग किस में अप्लाई कर सकते हैं वगैरह हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। तो नाविक जनरल ड्यूटी के लिए 12th पास, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए सिर्फ और सिर्फ एसएससी पास। ये आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेगा। देखिए, सिर्फ लिखा है 10th क्लास पास फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड्स फॉर स्कूल एजुकेशन COBSE, यानी किसी भी स्टेट बोर्ड या CBSE से आप ने अगर एसएससी पास की हुई है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं नाविक डोमेस्टिक के लिए। और नाविक जनरल ड्यूटी के लिए HSC होना आवश्यक है। इसके अलावा यांत्रिक है, उसमें 10th क्लास पास्ड फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड्स फॉर स्कूल एजुकेशन एंड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर इंजीनियरिंग ऑफ ड्यूरेशन 3 और 4 years अप्रूव्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE। यानी AICTE द्वारा अप्रूव्ड किसी भी कोर्स या किसी भी कॉलेज से आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए, और इसके अलावा आपने SSC कंप्लीट की होनी चाहिए, तब आप यांत्रिक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और उसके ऑप्शन में है 10th एंड 12th क्लास पास्ड फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन एंड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ऑफ ड्यूरेशन 2 और 3 years अप्रूव्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। यानी जो पहले वाला था वो उसमें 3 या 4 ईयर का डिप्लोमा चाहिए था, और इसमें अगर अपना 2 और 3 ईयर का डिप्लोमा है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये टेबल आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर ऑफिशियल, ये जो मेरे पास एडवर्टाइजमेंट है ऐसा ही आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट से एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके भी डिटेल में देख सकते हैं ये कौन कौन सी इंजीनियरिंग की ब्रांच किस किस ब्रांच से इक्विवेलेंट मान्यता प्राप्त है। यानी इसमें दिया है, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर ऑटोमोबाइल वाले हैं तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैकेनिकल लिखा हुआ है, लेकिन अगर ऑटोमोबाइल किया है तो वो भी मैकेनिकल के इक्विवेलेंट काउंट होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ये टेबल डिटेल में देख लीजिएगा जिन जिन को भी ये रिलेट करता है। इसके अलावा आगे देखते हैं एज। तो मिनिमम एज है वो 18 years एंड मैक्सिमम 22 years एज फॉलोस। ठीक है दोस्तों, 18 से 22 साल आपकी एज होनी चाहिए। और इसके अलावा जो आपको छूट छाट मिलती है, यानी हमें रिजर्व कैटेगरी वालों को अलाउंसेस मिलते हैं, वो एज पर रूल मिलते रहेंगे। अब हम वैकेंसी देख लेते हैं।
नाविक जनरल ड्यूटी में है 108 जनरल के लिए और कुल मिलाकर 260 वैकेंसी है। डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 50, यांत्रिक मैकेनिकल 20, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल 13 एंड यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स 7। इतनी टोटल कुल मिलाकर वैकेंसीज हैं ऑल ओवर इंडिया। इसके अलावा कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप लोग स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। अब लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। इसमें कुल मिलाकर 4 स्टेज आएंगे। जो फर्स्ट स्टेज कंप्लीट क्लियर करेगा वो दूसरे में जाएगा, दूसरा वाला तीसरे में, ऐसे मिलाकर कुल 4 स्टेज पार करके आप ये पोस्ट पा सकते हैं। देख लेते हैं स्टेज 1। सबसे पहले होगा रिटन एग्जामिनेशन। इसमें जो पासिंग मार्क्स है वो कैटेगरी वाइज ये हम इसमें से पूरा टेबल तो हम नहीं कवर कर पाएंगे, लेकिन हम एक एग्जांपल पहला वाला जो है वो लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके अलावा आप अपने हिसाब से जिन जो कैटेगरी आपको रिलेट करती है उनके हिसाब से आप ये टेबल में देख लीजिएगा। पहले है नाविक डीबी। इसमें रिटन टेस्ट सेक्शन 1, पासिंग मार्क्स 30 फॉर यूआर, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी, 27 फॉर SC एंड ST, यानी कि 30 मार्क्स है वो ओपन कैटेगरी और ओबीसी वालों के लिए है, और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी है। आपको 30 मार्क्स हर हाल में गेन करने हैं पास होने के लिए, और SC ST वालों को उसमें 27 मार्क्स लेने हैं पास होने के लिए। किसके लिए? नाविक डीबी यानी नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में। इसके अलावा नाविक जीडी, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल वगैरह के लिए अलग अलग जो क्राइटेरिया है, अलग अलग मार्क्स आपको लाने हैं सेक्शन 1 रिटन एग्जामिनेशन में। ठीक है, तब भी आप पास गिने जाओगे। आप ये टेबल अपने हिसाब से, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से आप ये टेबल देख लीजिएगा एक बार। एक और ख़ास ये हमें हाईलाइट किया है, नो नेगेटिव मार्किंग इन द रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट, यानी ये रिटन एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग अप्लाई नहीं होगा। यानी कि जितने भी क्वेश्चन होंगे आप सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं। अगर गलत हो गया तब भी आपका कोई भी मार्क्स कटेगा नहीं। स्टेज 2, based on the performance in the computer based online examination, a merit list will be prepared and admit card for stage 2 will be issued as per the vacancies available and ratio decided by ICG। यानी कि वो लोग डिसाइड करेंगे कितने मार्क्स तक कट ऑफ लेना है। यानी पहले तो पासिंग दिया गया है, लेकिन सिर्फ पासिंग मार्क्स गेन कर लेने से हम लोग दूसरे स्टेज में पहुंच जाएंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर जितनी वैकेंसी है उससे बहुत ज़्यादा लोग पास हुए हैं तो वो लोग कट ऑफ डिसाइड करेंगे और उसके हिसाब से दूसरे स्टेज में कैंडिडेट को बुला लिया जाएगा, उनका एडमिट कार्ड इश्यू कर दिया जाएगा। स्टेज 2 में इसके अलावा आएगा फिज़िकल फिटनेस टेस्ट। उसमें आपको अपनी फ़िज़िकल फिटनेस प्रूव करनी है, जैसे कि 1.6 किलोमीटर रन टू बी कम्प्लीटेड इन 7 मिनट्स, 20 स्क्वाट अप्स उठक बैठक करनी है, यानी 20 आप उठक बैठक करनी पड़ेगी, और 10 पुशअप भी आप की कैपेसिटी होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो भी स्टेज 2 में ही आएगा। जो लोग ये सब क्लियर कर लेंगे उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है दोस्तों, ये सब तो बाद की बातें हैं। फ़िलहाल हमें स्टेज 1 पे ही कंसंट्रेशन करना चाहिए। इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन, स्टेज 2 में इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन भी आएगा। इसके बाद जाके स्टेज 3 में आप पहुंच पाएंगे। ठीक है, स्टेज 3 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज 2 में होगा, इसके अलावा कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट, यानी कुछ डॉक्यूमेंट आपको स्टेज 3 में भी आपके पास रेडी होने चाहिए। फाइनल मेडिकल, इसके अलावा दूसरी बार मेडिकल चेकअप भी होगा जो INS चिल्का में किया जाएगा स्टेज 3 में। इसके अलावा सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, पॉलिश वेरिफिकेशन एंड अदर एसोसिएटेड फॉर्म्स, ये लास्ट में स्टेज 3 में होगा। और स्टेज 4 की अगर बात करें तो द कैंडिडेट हु क्लियर स्टेज 3 एंड स्टैंड इन मेरिट एज पर द वैकेंसीज अवेलेबल विल बी प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर ट्रेनिंग एट INS चिल्का। यानी स्टेज 4 में जो ऊपर के 3 स्टेज क्लियर किए हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और ट्रेनिंग के लिए INS चिल्का भेज दिया जाएगा।
अब देख लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट फ़िलहाल हमारे के लिए सबसे ज़रूरी टॉपिक है कि हाउ टू अप्लाई करने के लिए ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड .cdac.in इस वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है। ओनली फ्रॉम 2 जुलाई 2021 टू 16 जुलाई 2021, यानी 2 जुलाई 2 जुलाई से लेकर आप 16 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। देख लेते हैं इसके अलावा क्या क्या और इम्पोर्टेंट है। द कैंडिडेट अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट। देखिए दोस्तों, ये पॉइंट भी हमारे लिए खास इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जो बहुत सारी पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी उसके पास होल्ड करते होंगे। ठीक है, अगर किसी ने 12th साइंस किया है तो ऑब्वियसली उसने 10th भी पास की होगी। अगर इसके अलावा इसने डिप्लोमा किया है तो वो यांत्रिक के लिए भी अप्लाई कर सकता है। कहने का मतलब जो भी लोग हैं वो किसी भी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा के लिए अप्लाई नहीं करना है। इसके अलावा यहाँ पे हेल्प ऑनलाइन नंबर भी दिया गया है 0202550310 इस पर भी आप अगर कोई इश्यू आता है तो आप कॉल कर सकते हैं। आगे देखते हैं डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड इन द एप्लीकेशन। ये सारी की सारी लिस्ट है, ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी होने चाहिए। ठीक है, आप एक बार इसे डिटेल में देख लेना। एडिशनल डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो यहाँ हम डिटेल में नहीं ले रहे क्योंकि ये सबको सभी डॉक्यूमेंट चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर कोई SC ST OBC EWS से बिलोंग करता है तो वो सर्टिफिकेट सिर्फ उसके पास होना चाहिए। ओपन कैटेगरी वालों के लिए ये सर्टिफिकेट उसके पास नहीं होता और उसकी आवश्यकता भी नहीं होती। अगर कोई PH से बिलोंग करता है, ठीक है, उन लोगों के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो आप ये लिस्ट एक बार अपने हिसाब से देख लेना, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। एग्जामिनेशन फ़ी, ठीक है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हम देख लेते हैं। कैंडिडेट्स एक्सेप्ट SC ST कैंडिडेट्स हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी आर रिक्वायर्ड टू पे अ फी ऑफ ₹250 थ्रू ऑनलाइन मोड बाय यूजिंग नेट बैंकिंग और बाय यूजिंग वीज़ा। ठीक है, मतलब जो लोग SC ST के अलावा हैं, SC ST के अलावा कोई भी हो, या चाहे वो ओपन कैटेगरी का हो, चाहे वो OBC कैटेगरी का कोई भी हो, उसको ₹250 ऑनलाइन पे करने होंगे। उसके लिए आप किसी भी डेबिट कार्ड या फिर UPI या फिर नेट बैंकिंग का सहारा ले सकते हैं। Admit card will be issued for the examination only to those candidates who have successfully paid the examination fee and who are entitled for waiver of examination fee। यानी आपको तब भी एडमिट कार्ड इश्यू होगा जब आप पे करेंगे। अगर किसी ने फॉर्म फिलअप किया हुआ है लेकिन फ़ीस नहीं पे रही है तो उसका एडमिट कार्ड जनरेट नहीं होगा। अब देखते हैं एग्जामिनेशन सिटी कहाँ आपको एग्ज़ाम देना होगा। द कैंडिडेट इज़ टू गिव 5 प्रेफरेंसेस फॉर एग्जामिनेशन सिटी इन द एप्लीकेशन फॉर स्टेज 1 and 2 process. Candidates are to fill first choice within 30 km from the present communication residence. If no examination city is within 30 km from the current address, then the nearest examination city from current address has to be the first choice of the candidate। कहने का मतलब आप जहाँ पर रह रहे हैं, आपने जो एड्रेस डाला है उसका नियर बाय उसके 30 किलोमीटर की रेंज में जो भी एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो आपको अलॉट कर दिया जाएगा। अगर आपका गांव, आपका शहर उस रेंज में नहीं आता, तब आपने जो एड्रेस डाला है उससे नियर बाय जो भी नज़दीक से नज़दीक जो भी एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो आपको अलॉट कर दिया जाएगा। और आपको ऐसे ही कुल मिलाकर 5 चॉइसेस डालनी है। 5 चॉइसेस यू हैव टू पुट। आगे देखते हैं टेंटेटिव शेड्यूल फॉर एग्जामिनेशन एंड डाउनलोडिंग ई एडमिट कार्ड। टेंटेटिव डेट्स फॉर एग्जामिनेशन आर एज फॉलोज। यानी यहाँ पे एग्जामिनेशन डेट, संभावित डेट्स भी दे दिए गए हैं, जैसे कि नाविक GD मिड एंड सितंबर 2021, यानी कि सितंबर के मिडिल में या फिर एंड में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कर दिया जाएगा। ऐसा टेंटेटिवली है, यानी ऐसा ही संभावना है।
ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जो टेंटेटिव डेट होती है वही ऑलमोस्ट फाइनल हो जाती है, उसमें चेंजेस बहुत कम होते हैं। यानी आपके पास वैसे देखा जाए तो काफ़ी समय भी है, यानी कि सितंबर में एग्ज़ाम होगा और ये फ़िलहाल चल रहा है जून, यानी कि एटलीस्ट 2 मंथ आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए है। लास्ट में देख लेते हैं रिजल्ट डिक्लेरेशन। द रिजल्ट ऑफ ईच स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर फ्रॉम स्टेज 1 to stage 3 can be assessed by login to the candidate's account on ICG website. The result of the online examination at stage 1 will be announced tentatively within 30 days. यानी जब आपने एग्ज़ाम अगर मान लीजिए 25 सितंबर को दिया है तो 25 अक्टूबर तक यानी विद इन 30 डेज आपका रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा आईसीजी की वेबसाइट पे। इसके अलावा आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए वो आप डिटेल में अपने हिसाब से देख लेना। मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी दिए गए हैं, वो भी आप देख लेना। ट्रेनिंग, जो लोग सारे के सारे स्टेज पार करके आगे निकलेंगे वो लोगों को चिल्का में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा और आपकी सैलरी वहाँ से ही स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट में ये बहुत एक अच्छी बात है। पे पर्क्स अदर बेनिफिट्स, यानी कितनी सैलरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर एवरीबडी। ठीक है, तो जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे उनको जैसे कि नाविक जनरल जीडी के लिए 21,700 प्लस डीए and other allowances based on nature of duty, place of posting as per the prevailing regulations। यानी मिनिमम 21,700 तो आपको मिलने ही है। इसके अलावा आपको डीए और आप कौन सी जगह पे जॉब कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको और अलाउंसेस दिए जाएंगे। नाविक डीबी के लिए भी वही 21,700 पे लेवल 3, यांत्रिक के लिए 29,200 पे लेवल उसका 5 होगा। ठीक है दोस्तों, और यांत्रिक पे ₹600 प्लस डीएनएस, यानी उनका 29,200, इसके अलावा 6,200 ये सब जोड़ना है और इसके प्लस आपको अलाउंसेस, यानी कि मेरे हिसाब से 45 to 47,000 उसकी जो यांत्रिक में शॉर्ट लिस्ट होंगे सिलेक्ट होंगे उसकी सैलरी 45,000 प्लस पहुंच जाएगी अप्रोक्सीमेटली। यानी बहुत ही सुनहरा मौका है। प्रमोशन एंड परक्विजिट्स, प्रमोशन प्रोस्पेक्ट्स एग्जिट अप टू द रैंक ऑफ प्रधान अधिकारी, यानी प्रधान सहायक इंजीनियर, यहाँ तक आपकी प्रमोशन हो सकती है। इसके अलावा अदर बेनिफिट्स, फ्री रेशन एंड क्लोथिंग, गवर्नमेंट अकोमोडेशन, 45 days अर्न लीव, contributory pension scheme, कैंटीन एंड वेरियस लोन फैसिलिटीज़, ECHS मेडिकल फैसिलिटी, यानी ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट में ये सैलरी के अलावा बहुत सारे अच्छे ये सब हमने शॉर्ट में देखे, वो सब अलाउंसेस उनको दिए जाएंगे। इसके लास्ट में देख लेते हैं इंश्योरेंस कवर ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹50 lakhs फॉर एनरोल्ड पर्सनल इज एप्लीकेबल, यानी 50 लाख का आपको इंश्योरेंस कवर भी दिया जाएगा जो लोग इसमें जॉब प्राप्त कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। मेरे हिसाब से बहुत ही सुनहरा मौका है। यानी एसएससी मतलब ये फ़िलहाल कहा जाए तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एसएससी की हुई हो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकता है और बहुत अच्छी सैलरी के साथ। इसके अलावा जिन लोगों ने टेक्निकल में एजुकेशन किया हुआ है, पढ़ाई की हुई है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, वो लोग यांत्रिक के लिए अप्लाई करें और उसमें मेरे हिसाब से कंपटीशन भी इतना ज़्यादा कंपैरेटिवली कम रहेगा। ठीक है, इसमें अगर ड्रॉबैक की मैं बात करूँ तो एक ही यही है कि क्या ये पूरे इंडिया में कहीं पर भी आपका पोस्टिंग हो सकता है। आप जिस राज्य से जिस ज़िले से बिलोंग करते हैं वहाँ आपको पोस्ट ना मिले, ऐसा हो सकता है, यही एक ड्रॉबैक है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट में काफ़ी कंफर्टेबल जॉब होती है, अच्छी सी सैलरी होती है और आपको क्या कहते हैं अच्छा सा वो एक स्टेटस बनता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब
प्राप्त कर लेता है उनका। इसके अलावा बहुत अच्छे अच्छे अलाउंसेस भी मिलते हैं। तो मेरे पर्सनली यही आप सबसे राय है कि आप इसमें अप्लाई करें और अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, ताकि आप अच्छे से सेंट्रल गवर्नमेंट में अच्छे से अच्छी जॉब पा सकें। और कोस्ट गार्ड एक बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है, जिनको तैरना, समुंदर में जाना वगैरह, ये एक्वेटिक्स टाइप के जो शौक़ है, पसंद है, वो लोग के लिए तो बहुत ही अच्छा मौका है। दोस्तों ऐसे मौके बहुत कम लाइफ में बहुत कम मिलते हैं, इसलिए मेरी सलाह है आप अच्छे से प्रिपरेशन करें और इस जॉब में अप्लाई करें और अच्छे से पास हो जाए और अच्छी सी जॉब आपको मिल जाए और आप अपनी खुद की और आपकी फैमिली की हेल्प कर सकें। इसके अलावा आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट कर दीजिएगा। अगर मेरे पास उसका आंसर होगा तो मैं अवश्य से आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है दोस्तों, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ अच्छा सा, कुछ नया सा आपको जानने मिला होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने बदल आपका बहुत बहुत थैंक यू। गुड बाय दोस्तों।